हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एम.के. यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माय क्यूट केमिस्ट्री। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5, वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। अभी तक इसके पहले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने देखा हेनरीज लॉ और हेनरी लॉ के एप्लीकेशन। अब हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राउल्ट्स लॉ को देखने से पहले, सीखने से पहले, समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। राउल्ट्स लॉ को मैं बताऊं कि राउल्ट्स लॉ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पे फिलहाल केस में वो है वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। एक बार वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा फिर राउल्ट्स लॉ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट स्टार्ट कर दें। देखें, जब भी कभी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन दो तरीके का हो सकता है लिक्विड एंड लिक्विड की बात कर रहे हो सकता है सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में बात कर रहे हो सकता है गैस एंड लिक्विड के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन जब गैस एंड लिक्विड के बारे में आप बात कर रहे थे तो याद कीजिए आप राउल्ट्स लॉ के बारे में नहीं बल्कि हेनरी लॉ के बारे में बात कर रहे थे। तो इसके पहले वाले जो लेक्चर में हम लोगों ने गैस इन लिक्विड पढ़ा यानी कि हेनरीज लॉ पूरी तरह से कंप्लीट किया। अब हमें लिक्विड इन लिक्विड के बारे में बात करना है एज वेल एज सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात करना है। तो चाहे हम लिक्विड इन लिक्विड के बारे में बात करें चाहे सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात करें, कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर लिक्विड और लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों लिक्विड वोलेटाइल होनी चाहिए। जो दो लिक्विड आपस में मिला रहे हैं और दोनों लिक्विड की कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड होनी चाहिए और साथ ही साथ कंप्लीटली मिक्सिबल होना चाहिए इन एवरीवेयर। आप सॉल्यूशन में कहीं पर भी देखेंगे तो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम अमाउंट नहीं होना चाहिए, हर जगह एक होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। बस इतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात, वोलेटाइल लिक्विड होना चाहिए, दोनों लिक्विड वोलेटाइल होना चाहिए। जैसे दारू को पानी में मिलाया तो वेपर भी वोलेटाइल है, सॉरी वाटर भी वोलेटाइल है और अल्कोहल भी वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल, इन दोनों का आपस में मिलाया जा सकता है। तो एक टाइप का लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। और दूसरी बात वो दो के दोनों, चाहे जब अल्कोहल को या दारू को आप पानी में मिलाते हैं, अल्कोहल को आप वाटर में मिलाते हैं, उस टाइम पे आप देखेंगे कहीं से भी आप सैंपल ले लीजिए, वाटर और अल्कोहल का कंपोजिशन हमेशा सेम। तो दो बातें याद रखनी है लिक्विड एंड लिक्विड के लिए। पहली बात, वोलेटाइल लिक्विड होना चाहिए। दूसरी बात, कंप्लीटली मिक्सिबल। ओके, तो सबसे पहला काम लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन को अच्छे से सीखना होगा, अच्छे से समझना। इस लॉ को सबसे पहले दिया था एम राउल्ट्स ने सबसे पहले ये बात बताई और इस तरीके से राउल्ट्स ने अपना एक लॉ दिया। उन्होंने बहुत ही एक्सपेरिमेंटली देखा और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिया। एक्सपेरिमेंट से, उस टाइम में एक्सपेरिमेंट चलते थे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद थ्योरीज डिसाइड की जाती थी। तो यहाँ पे एम राउल्ट्स ने एक्सपेरिमेंट की और एक्सपेरिमेंट करके थ्योरी बनाई और उस थ्योरी से उन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताया। आइए देखते हैं वो क्या है। राउल्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से जो लॉ दिया वो ये था, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट इन द सॉल्यूशन। इसे एक बार देख लें, नोट करें। राउल्ट्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट से जो उन्हें दिखा, जो भी रिजल्ट दिखा, उस रिजल्ट को उन्होंने कुछ इस तरीके से दिखा। उन्होंने कहा द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी कि दो सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट। दोनों का वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर, एक का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट इन द सॉल्यूशन। यही सेम वही, याद कीजिए, सेम वही लॉ है जो डाल्टन ने बताया था या सेम वही लॉ है जो हेनरी ने बताया था, कुछ अलग नहीं है। बस अंतर सिर्फ इतना है, डाल्टन ने गैस में बताया था, हेनरी ने गैस इन लिक्विड में बताया था और राउल्ट्स ने उसी चीज को लिक्विड इन लिक्विड में बताया, लेकिन कंडीशन के साथ कि दोनों लिक्विड वोलेटाइल होनी चाहिए। ओके, ठीक है। अगर मैं ये मानता हूं कि P1 किसी एक कंपोनेंट, दो लिक्विड मिलकर के एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं,
तो अगर लिक्विड नंबर 1 और उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो P1 होगा, और लिक्विड 2 जिसका पार्शियल प्रेशर P2, यानी कि P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, और P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। अगर ऐसे कुछ लिख दिया जाए तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन। P1 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, x1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। इसके पहले हेनरी लॉ में हम लोगों ने यही देखा था कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हुआ करता है। सेम यही चीज यहाँ पे भी है, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। इसी तरीके से अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज हो रहा है वो है आपका P1 नॉट। इसके पहले वाले लॉ में जब हमने कांस्टेंट यूज किया था तो KH यूज किया था, याद कीजिए। हेनरी लॉ में जो हेनरी लॉ कांस्टेंट यूज किया था वो KH था। यहाँ पे राउल्स में जो हम राउल्स लॉ में पढ़ते समय जो हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट है P1 नॉट। ओके, तो यहाँ पे P1 दिस इक्वल्स टू P1 नॉट इनटू x1। P1 नॉट क्या है, P1 नॉट है प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, वेयर P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। मान लिया वाटर है, अगर प्योर वाटर है तो उस प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, मान लो P1 नॉट है। उस प्योर वाटर में हमने अल्कोहल डाल दिया, अब उसका जो वेपर प्रेशर वाटर का हो गया P1 हो गया। पहले कितना था, P1 नॉट, अब क्या हो गया, P1 हो गया। तो उस P1 और P1 नॉट में जो रिलेशन आएगा वो होगा P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1। x1 का मतलब अब इसमें कितना वाटर है, कितना अल्कोहल। अल्कोहल क्या, मान लो x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 होगा अल्कोहल का, और x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मेरे ख्याल से तक आप समझ चुके हैं, इसे नोट कर लें। ये हो गया आपका राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ये कहता है कि P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं सॉलिड के लिए लिखने की कोशिश करूं तो सॉलिड के लिए क्या लिखूंगा, P2 दिस इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x2। P2 क्या है बताइए, P2 क्या है, मेरे ख्याल से याद होगा आपको, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। अच्छा, P2 नॉट क्या है, प्योर का वेपर, जो प्योर कंपोनेंट 2 है उस प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। यानी कि अगर मैं आपसे बताऊं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन हमने अल्कोहल रखा है और वाटर रखा है, तो ध्यान से सुने, एक तरफ वाटर एक तरफ ये वाटर, ये इस वाटर का जो इस टाइम पे प्योर वेपर प्रेशर होगा वो P1 नॉट है, इस अल्कोहल का जो इस टाइम पे प्योर वेपर प्रेशर होगा वो P2 नॉट है। जैसे हम दोनों को आपस में मिलाएंगे अब इस सॉल्यूशन तैयार होगा। सॉल्यूशन के अंदर P1 भी है और P2 भी है। P1 का मतलब अब जो सॉल्यूशन के अंदर का वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर किसका होगा, P1 यानी वाटर का वेपर प्रेशर P1 होगा और अल्कोहल का वेपर प्रेशर P2 हो जाएगा। तो वहां पे P1 क्या था, P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1। P1 नॉट क्या है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। यहाँ पे P2 इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x2। P2 क्या है, प्योर अल्कोहल का वेपर प्रेशर। और ये सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का। यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ चुके हैं। ये हमने सॉलिड के लिए लिखा, ये हमने सॉल्वेंट के लिए लिखा। तो P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ P2, सेकेंड कंपोनेंट का, वो अगर प्योर फॉर्म में तो उसका वेपर प्रेशर। डाल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, डाल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि अगर कोई गैस है उसमें जो टोटल प्रेशर होगा वो सारे जितने भी उसके इंडिविजुअल प्रेशर्स होंगे यानी कि पार्शियल प्रेशर होंगे उनका सम होगा। यहाँ पे दो ही चीजें, कौन कौन से, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट का प्रेशर है वो P1, जो सॉल्वेंट का प्रेशर है वो P2। देखो ध्यान से, तो अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, P1 प्लस P2। अभी थोड़ी देर पहले आपने P1 की वैल्यू निकाली थी, क्या है, x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2। थोड़ी देर पहले तो आपने निकाली x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2। तो हमने क्या किया, P टोटल दिस इक्वल्स टू x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2। ये सारे पॉइंट नोट करते हैं। अब जब एक बार स्क्रीन पूरी तरह से भर जाए और नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट होने वाली हो, उससे पहले आप इसे पॉज करके वीडियो को आराम से सारे नोट्स बनाते चले जाएं। नोट्स बने रहेंगे तो दोबारा आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से सिंपली से सारी चीजें सिंपल फॉर्म में सारी चीजें समझ आएंगी। यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप लोगों ने देखा, P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू आपको पता है x1 P1 नॉट और P2 की वैल्यू आपको पता है x2 P2 नॉट। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी पता है, क्या पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो याद कीजिए, इसके पहले लेक्चर हम लोगों ने पढ़े हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन है तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं x1 की वैल्यू x2 देखिए
1 माइनस x2। अगर आपको x1 की वैल्यू निकालना है तो x2 को दूसरी तरफ ले जाना होगा, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। आप ऐसे निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो उस x1 की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने बताया था p टोटल इक्वल टू x1 p1 नॉट प्लस x2 p2। हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 को उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे, और जैसे हमने वो वैल्यू यहाँ पे पुट की, हमने देखा p टोटल दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x2 p1 नॉट प्लस x2 p2 नॉट। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, x1 की उस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ से p टोटल जो वैल्यू निकली वो 1 माइनस x2 p1 नॉट प्लस x2 p2 नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे दो इक्वेशन हमने बना ली, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें आपको x1 x2 सारी चीजें पता चल गई। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, आप उस इक्वेशन को वहीं लिखे रहेंगे। एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको ग्राफ के फॉर्म में कैसे लेते हैं। एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर। स्टार्टिंग में हमारे पास प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, 1। देखिए प्योर वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, 1। उस टाइम उसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है, तो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 0। एक तरफ हमारे पास वाटर, यहाँ पे हमने वाटर रख दिया कंटेनर में, वाटर, प्योर वाटर। अच्छा, यहाँ पे हमने रख दिया प्योर अल्कोहल, प्योर अल्कोहल रख दिया, यानी कि उस टाइम पे वाटर उसमें क्या है, 0। तो x1 कितना हो गया, 0, और अल्कोहल कितना हो गया, पूरा अल्कोहल है, यानी कि x2 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 0। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 क्या है, 1। यानी कि यहाँ पे प्योर वाटर है और दूसरी तरफ प्योर अल्कोहल। लेकिन इसके बीच में अब यहाँ पे देखिए, मैं क्या करने वाला हूं, मैं थोड़ा थोड़ा इस वाटर में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल डालने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब मैं थोड़ा थोड़ा अल्कोहल डालने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा थोड़ा अल्कोहल डालने से x1 की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है और x2 की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं कह रहा हूँ x1 की वैल्यू कम करते जाओ, x2 की वैल्यू बढ़ाते जाओ, x1 की वैल्यू कम करते जाओ, x2 की वैल्यू बढ़ाते 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 कम करते करते 0, उसको बढ़ाते बढ़ाते 1 करते, ऐसा कुछ हो सकता है। स्टार्टिंग में आपको पता है यहाँ पे x1 यानी कि प्योर वाटर है, तो इस वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो कौन सा वेपर प्रेशर होगा, क्या प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होगा। सोचें, अगर यहाँ पे प्योर वाटर है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। और वो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या है, देखिए P1। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होते होते जब वाटर खत्म हो चुका होगा, बिल्कुल 0 होगा, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर भी कम हो चुका होगा। यानी कि स्टार्टिंग में प्योर वाटर का वेपर प्रेशर P1 नॉट है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, आगे तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या है, P1 है, प्योर नहीं है तो वो P1 हो गया। तो जैसे जैसे आगे गए वो P1 है, P1 की वैल्यू क्या थी, x1 इंटू P1 नॉट। धीरे धीरे कम होते 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 x1 की वैल्यू क्या होगी आगे, 0, और जैसे x1 की वैल्यू 0 होगी, P1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर वहीं पे उसी टाइम पे जब आप कह रहे हैं कि वाटर का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो वहीं पे आप ये जरूर कह रहे हैं कि अल्कोहल का वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर इंक्रीज करते 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 जाएगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कहेंगे कि सर इस टाइम पे यहाँ पे जो अल्कोहल का वेपर प्रेशर होगा वो अल्कोहल का वेपर प्रेशर, प्योर अल्कोहल का वेपर प्रेशर होगा, और वही मैक्सिमम होगा। जिस तरीके से आपने वाटर का वेपर प्रेशर देखा, उसी तरीके से आप चाहें तो आप अल्कोहल के लिए भी वेपर प्रेशर लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। ये रहा आपका अल्कोहल का वेपर प्रेशर। ये अल्कोहल का वेपर प्रेशर यानी कि P2 नॉट है। अगर मैं आपसे कहूं कि P2 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे x2 इंटू P2 नॉट। स्टार्टिंग में P2 क्या था, कहेंगे x2 की वैल्यू तो 0 था, तो अगर x2 की वैल्यू 0 था तो x2 इंटू P2 नॉट, P2 की वैल्यू क्या होगा, 0, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ, और इस टाइम पे x2 की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया P2 की वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 नॉट। टोटल जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, P1 प्लस P2, यानी कि स्टार्टिंग का P1 नॉट प्लस P2 नॉट, हम दोनों को ऐड कर देंगे, ये टोटल वेपर प्रेशर होगा। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम बात करें, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। इस लाइन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पॉइंट P1 निकलेगा, ये वाला पॉइंट P2 निकलेगा, तो P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 इतना और ऐड कर दो, इसमें आ जाएगा P टोटल। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, P1 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, P2 है। अगर मैं इतने वैल्यू को उठाऊं और इसमें ऐसे ऐड कर दूं तो आप देखेंगे P टोटल, आपको रेड वाला लाइन P टोटल नीचे।
इस तरीके से हमें P1 पता है, P2 पता है और P टोटल पता है। अच्छा, यहाँ पे जो भी कुछ हमने लिया है, हमें ये पता है कि अल्कोहल ज्यादा वोलेटाइल है वाटर के कंपेयर में, यानी कि P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट। हमें पता है ये बात कि अल्कोहल का वोलेटिलिटी वाटर से ज्यादा है, तो P2 नॉट की वैल्यू हमने P1 नॉट से ज्यादा दिया। आपकी मर्जी, आप उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के केस में ऐसा है। तो P टोटल क्या हो गया? P1 प्लस P2। तीनों इक्वेशन आपको पता, मैंने इसके पहले 3 इक्वेशन आपसे लिखवाया था, आपको लिखवाया था। कौन कौन से 3 इक्वेशन लिखवाए थे? पहला इक्वेशन लिखवाया था P1 इक्वल्स टू x1 P1 नॉट, सेकंड इक्वेशन लिखवाया था P2 इक्वल्स टू x2 P2 नॉट, एंड थर्ड इक्वेशन लिखवाया था P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2, और एक इक्वेशन और लिखवाया था x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1। इन चारों इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमने एक सिंगल ग्राफ बनाया। x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 को ध्यान में रखते हुए हमें पता है कि यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 है तो x2 की वैल्यू 0 होगी, और हमें ये पता अगर यहाँ x1 की वैल्यू 0 है तो x2 की वैल्यू 1 होगी, तो ये उस वाले इक्वेशन से आ गया। हमें पता है कि P2 इक्वल्स टू x2 इंटू P2 नॉट हो गया, तो अगर x2 की वैल्यू 0 हो गया तो P2 की वैल्यू 0 होगा, अगर x2 की वैल्यू 1 हुआ तो P2 की वैल्यू P2 नॉट हो जाएगी। हमें ये पता है कि P1 इक्वल्स टू x1 इंटू P1 नॉट, अगर x1 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 0 है तो P1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर x1 की वैल्यू 1 है तो P1 की वैल्यू P1 नॉट हो जाएगी, और साथ ही साथ हमें P टोटल पता ही है P1 प्लस P2। तो ये आपको एक राउल्स का ये लॉ के हिसाब से एक छोटा सा ग्राफ बना। ये ग्राफ किसके बीच में है? मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर के बीच में एक स्ट्रेट लाइन। आपको 3 ग्राफ यहाँ पे 2 प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और एक टोटल प्रेशर के बीच में ग्राफ आप देखिए, ठीक। तो एक आप देखेंगे जब सॉलिड को आपने सॉल्वेंट के अंदर मिलाया है तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे अगर ये वोलेटाइल हो रहा है, वोलेटाइल है तो इवेपोरेट होता रहेगा, लेकिन कब तक इवेपोरेट होगा? कुछ पर्टिकुलर टाइम तक इवेपोरेट होगा। यहाँ पे एक कंटेनर हमने लिया है, इस कंटेनर का ये फेज लिक्विड फेज है, ये फेज आपका वेपर फेज है। देखें यहाँ से ये क्या है? लिक्विड फेज, और ये क्या है? वेपर फेज। 2 कंपोनेंट है। ब्लू कलर का जो कंपोनेंट दिख रहा है ये कंपोनेंट नंबर 1, जितने भी ब्लू कलर दिख रहे हैं ये सब कंपोनेंट नंबर 1, और जितने येलो कलर दिख रहे हैं ये कंपोनेंट नंबर 2। 2 कंपोनेंट यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका लिक्विड फेज, ये क्या हो गया आपका वेपर फेज। अगर आप अभी तक जितने भी आपने इक्वेशन पढ़े वो सब किसके लिए था? वो लिक्विड फेज के लिए। अगर मैं वेपर फेज के बारे में बात करूं, और उस वेपर फेज के लिए जो पार्शियल प्रेशर होगा वो P1 है, और उसका मोल फ्रैक्शन x1, x1 क्या है? लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, तो y1 क्या है? वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन। अगर हम इस वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को y1 माने तो P1 इक्वल्स टू y1 इंटू P टोटल। दिस इज द डाल्टन्स लॉ। डाल्टन का जो लॉ है, डाल्टन के लॉ में P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y1, एंड जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो P टोटल लग जाता है। याद रखिए, एक बार फिर से ध्यान दें, 3 लॉ यूज होंगे। एक हेनरी लॉ इसके पहले हमने यूज किया था, उसमें हमने देखा था P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो P1 इक्वल्स टू KH इंटू x1 लिखा। फिर हमने राउल्स लॉ देखा। राउल्स लॉ में हमने क्या किया? P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 तो है, लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं तो P1 नॉट लगा रहे हैं। वहीं पे अगर हम डाल्टन लॉ, यानी कि डाल्टन का लॉ किस लिए एप्लीकेबल होगा? गैस इन गैस के लिए। ये गैस इन गैस सॉल्यूशन, अगर इस गैस इन गैस सॉल्यूशन के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं तो उस डाल्टन का लॉ ये कहता है कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y1। x1 की जगह पे क्या होगा? y1। क्यों? क्योंकि y1 क्या है? गैस फेज में मोल फ्रैक्शन, और x1 क्या था? लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन था। हम गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो P1 दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो P टोटल लगेगा y1 इंटू P टोटल। 3 लॉ यूज किया। गैस इन गैस के लिए डाल्टन लॉ लगेगा। डाल्टन लॉ के लिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या y होगा, और प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो P टोटल लगेगा। दूसरा है गैस इन लिक्विड के लिए। गैस इन लिक्विड के लिए हेनरी लॉ लगेगा। हेनरी लॉ के लिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो KH लगेगा। तीसरा है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को तब हम जब लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिला रहे होंगे तब के लिए है, लिक्विड इन लिक्विड के लिए, और उसमें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो P1 नॉट लगता है। ये सारी बातें आपको बता दिया गया, यानी कि 3 लॉ है, 3 इक्वेशन और 3 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आपके साथ। पहला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल्टन वाला P टोटल, हेनरी वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH, राउल्स वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
पी नॉट। ओके, तो यहाँ पे सारी चीजें सेम वही चीज अगर हम लिखने की कोशिश करें तो P1 इक्वल्स टू Y1 इंटू पी टोटल, P2 इक्वल्स टू Y2 इंटू पी टोटल। ठीक है, बात समझ आ रहा है? कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल एंड कंपोनेंट्स आर मिसिबल। ये तभी एप्लीकेबल होगा, राउल्स की इस लॉ के बारे में मैं फिर से बात कर रहा हूँ। राउल्स का यह लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों लिक्विड कैसे होने चाहिए, दोनों वोलेटाइल होने चाहिए और दोनों के दोनों कंप्लीटली मिसिबल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये एप्लीकेबल। सपोज दैट ऑयल को आप वाटर में मिलाएंगे तो ऑयल एंड वाटर कंप्लीटली मिसिबल नहीं, और ऑयल इन वाटर अगर कंप्लीटली मिसिबल नहीं है तो इन दोनों के इस सॉल्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, राउल्स का ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन दारू को पानी में, सॉरी अल्कोहल को पानी में मिलाएंगे तो उसके लिए एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली मिसिबल है। मेरे ख्याल से अब तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है। ओके, तो यही सेम चीजें चाहे राउल्स के लिए बात करें, चाहे डाल्टन के लिए बात करें, चाहे हेनरी के लिए बात करें, वो आपके ऊपर है कि आप वेपर फेज के बारे में बात करें या लिक्विड फेज के बारे में बात करें। डाल्टन के लिए वेपर था, वेपर फेज के बारे में था, बाकी सबके लिए लिक्विड फेज के बारे में। हेनरी का लॉ यही कहता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X या P इक्वल्स टू KH इनटू X। राउल्स लॉ भी यही कहता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P इक्वल्स टू P नॉट इनटू X। अगर मैं उनमें से कोई एक लिक्विड ऐसा कर दूं, भाई हेनरी का लॉ किसके लिए एप्लीकेबल था? गैस इन लिक्विड था। राउल्स क्या है? लिक्विड इन लिक्विड। मैं कह रहा हूं दो लिक्विड आपस में मिला है, एक लिक्विड जैसे पेट्रोल, एक ऐसा लिक्विड है जो इतना ज्यादा वोलेटाइल है, इतना ज्यादा वोलेटाइल है जैसे सीएनजी। आपको पता है सीएनजी क्या है? वोलेटाइल लिक्विड। या फिर मैं आपको बताऊं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में बात। उस ये जो एलपीजी है घर में, ये क्या है? लिक्विड। अगर आप इसे सिलेंडर को हिला के देखेंगे लिक्विड है, लेकिन जैसे आप रेगुलेटर ऑन करेंगे वो लिक्विड नहीं निकल रहा है, गैस निकलेगा। तो एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत बहुत मोर वोलेटाइल है, इतना वोलेटाइल है कि ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो अगर एक लिक्विड इतना वोलेटाइल हो जाए कि वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाए तो ये हेनरी लॉ की तरह काम करने लगेगा। यही राउल्स लॉ हेनरी लॉ की तरह काम करने लगेगा और तब कहलाएगा हेनरी लॉ एज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ। वो तभी एप्लीकेबल होगा। देखिए P इक्वल्स टू KH इनटू X, P इक्वल्स टू P नॉट इनटू X। दोनों में x कॉमन है, P कॉमन है, ये तभी एप्लीकेबल होगा दोनों जब KH की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाए? KH की वैल्यू P नॉट की। अगर K की वैल्यू P नॉट की इक्वल हो जाए, क्योंकि X तो सेम है, P सेम है, अगर KH की वैल्यू P नॉट की इक्वल हो जाए, इस लॉ को आप बोलेंगे हेनरी लॉ एज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ चुके होंगे राउल्स लॉ कहाँ यूज करेंगे, हेनरी लॉ कहाँ यूज करेंगे एंड डाल्टन्स लॉ को कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, ये तो रहा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, ध्यान से देखिए। अब जब सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम पे हम राउल्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, और वो तब जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड। देखो दो टाइप का सॉलिड है तो कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल। लिक्विड था तो वोलेटाइल लिक्विड था, लेकिन यहाँ पे जब सॉलिड के बारे में बात करें तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड के बारे में बात करें। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर लिक्विड के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, जरा देखते हैं, ध्यान से सीखते हैं। सबसे पहली बात तो कि जब आप नॉन वोलेटाइल को सॉलिड के अंदर डालेंगे तो अभी देखें लिक्विड फॉर्म में ये जो आपको ग्रीन कलर के बॉल दिख रहे हैं किसके होंगे? सॉल्ट के। हमने सॉल्ट को वाटर में डाल दिया, तो अभी वेपर फेज में आप देख रहे हैं क्या पाया जा रहा है? क्या आपके सॉल्ट के एक भी मॉलिक्यूल आपको वेपर फेज में दिख रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है या सॉलिड है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वोलेटाइल होगा ही नहीं, वोलेटाइल नहीं होगा तो वेपर बनेगा नहीं, वेपर बनेगा नहीं तो वेपर में तो प्योर क्या है? सॉल्वेंट के ही पार्टिकल आपको देंगे। और यानी कि जो P टोटल दिस इक्वल्स टू P1 प्लस P2 था, P2 की वैल्यू 0 हो गई ना, P2 तो है ही नहीं। देखिए ग्रीन वाला तो एक भी नहीं है इसके अंदर, तो P2 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो P टोटल की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? P1 की। आप कहेंगे कि जो P टोटल है, टोटल जो वेपर प्रेशर आएगा
वो टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आएगा, क्योंकि सॉल्यूट का कोई भी यहाँ पे पोर्शन यूज नहीं हो रहा। तो P total is equals to x1 into P, where P1 naught is vapor pressure of pure solvent, x1 is mole fraction of the solvent, mole fraction of the solvent and vapor pressure of pure solvent is this is equals to P total। कोई दिक्कत है? P1 की वैल्यू क्या कर दिया, x1 into P1 naught कर दिया। इसके पहले जितने हम इक्वेशन देखे थे, जितने फॉर्मूले देखे थे, उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसे करना। मेरे ख्याल से अब तक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है। ये सब लिक्विड सॉल्यूशन में हमने दो तरीके से सॉल्यूशन डिवाइड करेंगे, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसके बेस पे डिवाइड किया गया, ये डिवाइड किया गया राउल्स लॉ के बेस पे। तो एक बार मैं वापस फिर से बता दे रहा हूँ, तीन लॉ यहाँ पे, डाल्टन लॉ, हेनरीज लॉ और राउल्स। डाल्टन लॉ का यूज तब करेंगे जब गैस इन गैस की बात हो या गैस फेज की बात की जाए, हमेशा गैस फेज की बात किया जाए। सॉल्वेंट भी गैस फेज में हो, सॉल्यूट भी गैस फेज में हो, तब डाल्टन लॉ का यूज करेंगे। और डाल्टन लॉ का ये कहना है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y। Y क्या है, गैस फेज में मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो P टोटल यूज होता है, यानी कि P इज इक्वल्स टू Y इंटू P टोटल, गैस इन गैस की बात। लेकिन अगर गैस इन लिक्विड की बात करें, यानी कि सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड, तो हेनरी लॉ का हेनरी लॉ का ये कहना है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P is directly proportional to X। X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पे KH की वैल्यू बनी, यानी कि P इक्वल्स टू KH इनटू X। फिर हम बात करेंगे लिक्विड इन लिक्विड, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों लिक्विड मिक्सिबल होना चाहिए, दोनों वोलेटाइल होना चाहिए। तो लगाएंगे हम राउल्स लॉ, और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड P इक्वल्स टू P1 नॉट इनटू X, P इक्वल्स टू P नॉट इनटू X। राउल्स लॉ के लिए कांस्टेंट P नॉट, डाल्टन लॉ के लिए कांस्टेंट P टोटल, हेनरी लॉ के लिए कांस्टेंट KH, बाकी सारी चीजें सेम। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी राउल्स लॉ के बेस पर सॉल्यूशन को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये दोनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखना, और अगर आप इस चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर देना, एक लाल बटन दबा दो ऐसे, ओके।